नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण किया। जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीनामे योग्य फौजदारी प्रकरण धारा 138 NI एक्ट MACT धन वसूली सहित सभी प्रकार के सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता विक्रेता या सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद आदि के साथ साथ समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण रखे जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ साथ समस्त राजस्व न्यायालयों में भी लगाई जा रही है। उन्होंने आम जन से अपील की कि इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है संपूर्ण भारतवर्ष में। इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर है। इसमें राजीनामा योग्य जितने भी प्रकरण हैं वो सारे एक साथ लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में प्रकरणों के निपटने की आशा है। लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है और आज भी बहुत सारे प्रकरण निपटेंगे। पहले भी बहुत राजीनामा हो चुके हैं और राजीनामा से जो प्रकरण निपटते हैं उनका यह सबसे बड़ा महत्व है और सबसे बड़ा लाभ भी है कि दोनों पार्टीज़ में आपस में अच्छी रिलेशंस रेस्टोर हो जाते हैं और इस प्रकरण में कभी अपील नहीं होती। राजीनामा से जो भी प्रकरण निपटता है उसमें कोई अपील नहीं होती। MACT के मामलों में भी और दोनों पक्षकारों को जो क्लेमेंट है उसको तुरंत रिलीफ मिल जाता है और जो बीमा कंपनी है उसके लिए भी फ़ायदा रहता है कि आगे मेरिट पर जब मामला निपटता है तो उनको ब्याज वगैरह का भी आगे चलता रहता है, तो ब्याज देना पड़ता है काफ़ी। तो उसको भी क्लेमेंट को भी टाइम रहते पैसे जो मिल जाता है तो उसके समय से पैसा मिलने का वो अच्छे काम में भी लगा सकता है उसको। तो आज भारी संख्या में मामले MACT के फैमिली कोर्ट के और दूसरे सिविल प्रकरण काफ़ी निपटने की आशा है। अलवर में भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को साइबर थाने की टीम ने दबोच लिया। इस मामले में अभी तक 3 जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 मोबाइल, 11 सिम, 7 लैपटॉप और 2 बैग बरामद किए हैं। आरोपियों से अभी पुलिस गहनता से पूछताछ करने में लगी है। पुलिस का अनुमान है कि इस गिरोह ने करीब 100 से 200 लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस ने खारा चूरू के झारिया गाँव निवासी सुभाष चंद्र पुत्र रामलाल कसवा सहित बहतुकला जटवाड़ा निवासी डालचंद पुत्र फूलचंद और नीरज पुत्र देशराज को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि विक्रांत कुमार से भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 1,86,000 रुपये ठगे हैं, जिसने 6 मार्च को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी परिवादी के दोस्त अनिल सिंह से 1,50,000 रुपये, सूरत नाम के व्यक्ति से 16,500 और बॉबी से 30,000 रुपये ठगे हैं। आरोपी ने कुल 4 जनों से 3,86,000 रुपये ठग लिए, जबकि पुलिस का अनुमान है कि गिरोह ने 100 से 200 लोगों से ठगी की है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये अब तक कई करोड़ रुपए ठग चुके हैं। गिरोह के लोग नए नंबरों पर मैसेज भेजते थे जिसमें लिखा होता था कि आप भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र का रिटेलर व डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इस तरह मैसेज के साथ लिंक आता था। उसे लिंक करने पर गिरोह के जरिए संबंधित व्यक्ति के पास फोन आता था। फिर वो पूरा जाल बिछाकर रकम वसूलते थे। रकम लेने के बाद नंबर बदल लेते थे। इस तरह 100 से अधिक लोगों से ठगी की है, जिसकी पड़ताल में पुलिस लगी है। अभी फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की गई है। इन 3 लोगों के साथ ठगी के मामले तो हमारे सामने आ चुके हैं, जिस मामले में हमने इनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने अभी इनके साथ और भी लोग हैं। इनमें ये 3 एक इसमें जो कंपनी है भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से जयपुर में कंपनी वो फर्म खोली थी सुभाष चंद्र ने, जो मूलतः चूरू का रहने वाला है, और इसके अन्य कर्मचारियों ने मिलकर के लोगों के साथ बिजली के बिल, आधार कार्ड और अन्य बिलों की
अन्य बिल का जो ऑनलाइन पेमेंट करने का जो सिस्टम है उसके आईडी एक्सेस करने के बहाने से लोगों के साथ ठगी की है। लगभग ई मित्र कियोस्क देने का लगभग अपन कह सकते हैं। हाँ, यही है। सर, क्या इनके कब से ये बिजनेस चल रहा है, इनका ये गिरोह चल रहा था? ये जुलाई 2023 से जयपुर में ऐसा काम कर रहे थे। लगभग कितने लोग इनके साथ काम किए हुए हैं और लगभग अलवर के जो आपके पास FIR आई है, कितने लाख रुपए की ठगी अब तक अलवर से कर चुके हैं? अभी करीब 3.5 लाख रुपए की ठगी के मामले तो मेरे सामने आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी अन्य लोगों से भी इनके जो बैंक स्टेटमेंट्स देखने से काफ़ी अन्य लोगों के साथ भी ठगी, संभवतः 100-150 लोगों के साथ भी ठगी कर चुके हैं, ऐसा उनके बैंक स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है। सर, जामताड़ा के बाद अब लगातार मेवात जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है ऑनलाइन ठगी में। क्या ये उसी पैटर्न पे काम करते हैं, ये अलग ही बड़ा अलग गिरोह जा रहे हैं? नहीं, ये वही ठगी है जो अन्य लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी झांसे में दे करके ऑनलाइन ठगी के मामले कर रहे हैं। क्या इनके लाइफ स्टाइल है, क्या ये आईडी किए हुए हैं? क्योंकि मेवात के बाद अभी दूसरी कास्ट के लोग, इनमें जो डायरेक्टर है वो BA किया हुआ है और एक जो दालचंद है वो और वेटरनरी का प्रशिक्षण लिया हुआ है। क्या करते थे सर इन पैसों को, ये किस तरह की अपनी मौज मस्ती शौक में खर्च कर लेते थे। क्या क्या नाम है तीनों में सर? इसमें जो डायरेक्टर है उसका सुभाष चंद्र है और 2 कर्मचारी दालचंद और नीरज अभी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अन्य लोगों की भी इसमें संलिप्तता प्रतीत होती है, तो उनके बारे में जो है अभी अनुसंधान किया जा रहा है। भरतपुर के नगर क्षेत्र के समीप जालूकी थाना के सेमला कला गांव में उबलता पानी गिरने से 3 साल के बालक की मौत हो गई। झुलसने के बाद बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह 5 बजे बालक ने दम तोड़ दिया। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मृतक के चाचा जाहुल खान ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे 3 वर्षीय आरिज अपने घर के आंगन में खेल रहा था। वह खेलते खेलते चूल्हे के ऊपर बर्तन में गर्म पानी तक पहुंच गया। खेल खेल में उसने भगोने पर झपट्टा मारा, जिससे उबलता पानी उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वह काफी झुलस गया। इसके बाद बच्चे को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार शाम तक बच्चे की तबीयत में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन रात में उसकी तबीयत बिगड़ती गई। शनिवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। गर्म पानी था, उसमें गिर गया सब। अच्छा, तो परिवार के लोग कहाँ गए थे? उधर ही है सभी। तो नमाज पढ़ने गए थे, क्या गए थे? नहीं, उधर खाना वाना बन रहा था, उधर ही बैठे थे, जैसे आवाज आई 3 लोग भागे थे। तो क्या खेल रहा था, क्या कर रहा था? खेल रहा था ये सर। पानी कहाँ पे था? पानी उधर ही है, गर्म हो रहा है, वो दलिया के लिए। तो उसमें गिर गया? उसमें गिर गया सर। उसके बाद कहाँ लेकर गया? उसके बाद गोनगढ़ लाया। अच्छा, गोनगढ़ लाया सर, गोनगढ़ फिर इतने हुआ नहीं हुई, फिर अलवर भागा, फिर हॉस्पिटल में सही था। अब सुबह 5 बजे हुआ था एक्सपायर। पोस्टमार्टम करवाया? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाया। किशनगढ़ बास के रूंद के गिदावड़ो बीफ मंडी का खुलासा होने के बाद रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों में परिवर्तन आने लगा है। मुस्लिम समाज के लोगों में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से समाज के लोग महापंचायत कर लोगों को बदनामी के धंधों से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से शनिवार को रामगढ़ कस्बे के बादरपुर रोड स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास पर अंजुमन शिक्षा समिति के तत्वाधान में महापंचायत रखी गई, लेकिन यह महापंचायत लोगों की संख्या के अभाव के कारण स्थगित कर दी गई। अंजुमन शिक्षा समिति अध्यक्ष और रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरुल खान ने बताया कि OLX, गोकशी, गो तस्करी, शराब पीना, नशा करना, शादियों में डीजे बजाने सहित अनेक सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मुस्लिम समाज की महापंचायत करनी थी, लेकिन महापंचायत में मुस्लिम समाज के सरपंच, पार्षद, जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध नागरिक भारी संख्या में नहीं पहुंच पाए। इस कारण इस महापंचायत को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान मौजूद लोगों ने निर्णय लिया कि अब जो भी मीटिंग होगी वह सेक्टर वाइज होगी, इसलिए अब 16 अप्रैल को बेरेबास के तिराहे पर मीटिंग रखने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि किशनगढ़ बास में जिस बीफ मंडी का खुलासा हुआ है, ऐसे गलत कार्य की सभी निंदा करते हैं। उनके द्वारा समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आज रामगढ़ में भी मुस्लिम समाज की जो हमारे सामाजिक बुराइयाँ हैं उनके लिए यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रॉपर लोगों के पास सूचना नहीं पहुँच पाई थी। और जो मीटिंग के मुद्दे थे गो तस्करी, गो हत्या, अभी जो कुछ दिन पहले प्रसंगपुर जो घटना हुई थी गौ हत्या की, उसको बड़ी शर्मनाक थी। पूरे समाज को उसमें नीचा देखना पड़ा था। उसके लिए तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए हमने तय करा है कि रामगढ़ तहसील में
चाहे वो कोई तस्करी का मामला हो, चाहे ओलेक्स का मामला हो, चाहे नशा मुक्ति का मामला हो, चाहे डीजे बजाने पे नाचने का मामला हो, इस पे पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। जगह जगह हम सेक्टर वाइज हमने आज तय किया है कि सेक्टर वाइज मीटिंग करेंगे। तो सेक्टर वाइज जो लोग आसपास के 5-5, 7-7 गाँव के लोग होंगे, वहाँ हमारी मीटिंग भी सफल होगी। निश्चित रूप से रामगढ़ में जो भी सामाजिक बुराई है उनको दूर करने का प्रयास पूरा करेंगे, लेकिन वो अभी शायद कोई दाग में चले गए उनका भी। लेकिन ये मीटिंग का अब हमने जो 16/4 की मीटिंग रखी है, तो बेरेबास का जो तिराया है वहाँ पर हमारा इसका आयोजन होगा। ये जो पहली मीटिंग होगी, मैं समझता हूँ कि मीटिंग भी सफल होगी। और जो जिस तरह से हम समाज के लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर सूचना नहीं जा पाई, इसलिए कम तादाद में अगली मीटिंग 16/4/24 की। अलवर में वार्ड नंबर 61 गणपति विहार और विश्वकर्मा कॉलोनी में लगे सरकारी नल की लाइन से स्थानीय लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए, जिसे लेकर शनिवार को वार्ड वासियों ने सरकारी नल पर खड़े होकर विरोध प्रकट किया। इस सरकारी नल से स्थानीय लोग पानी भरते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी नल की लाइन से अवैध कनेक्शन कर घरों में पानी भर रहे हैं। ऐसे में सरकारी नल से पानी आना बंद हो गया। इससे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पार्षद सतीश यादव को दी। पार्षद ने जलदाय विभाग अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर पार्षद सतीश यादव ने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा कई साल पूर्व क्षेत्र में सरकारी नल लगाया गया था। इस सरकारी नल से वार्डवासी पानी भरते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी नल के पाइपलाइन से अपने घरों तक अवैध नल कनेक्शन कर लिए, जिससे अन्य लोगों को पानी भरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मामले की सूचना जलदाय विभाग अधिकारियों को दी है कि जितने भी सरकारी नल की पाइपलाइन से लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं उनको अतिशीघ्र काटा जाए। वहीं जो भी व्यक्ति अवैध कनेक्शन करे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। द्वारा कई साल पहले एक सार्वजनिक नल लगाया गया, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़मीन में तो पानी है नहीं और जो पानी है वो भी खारा है। तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी मीठा पानी पीने के लिए चाहिए, तो प्रशासन ने यहाँ एक सार्वजनिक नल जो आप देख रहे हो ये लगाया था, और इसलिए लगाया था कि यहाँ लोगों को पानी पीने का मिलता रहे। पिछले लगभग 1 साल पहले इसमें समस्या आई, यहाँ से कई लोगों ने यहाँ अवैध कनेक्शन ले जाकर जो राइजिंग लाइन में से लगाया हुआ है, इसमें से भी लोगों ने अपने घरों में ले जा रखा है और मोटर लगा के पानी को खींच लेते हैं। यहाँ के लोगों को पानी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। अब मेरे पास 10 दिन पहले कंप्लेंट आई कि हमको यहाँ जो पानी आता था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसका कारण यही बताया गया है कि इसमें इस नल के पास से जो नली जा रही है उस नली में जोड़ करके लोगों ने अपने घरों में ले गए और मोटर चला के इस पानी को खींच लेते हैं। अब सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ था 28 तारीख तक सभी अवैध नल अपना हटा लें या नियमित करा लें, लेकिन क्योंकि ये तो राइजिंग लाइन में से सार्वजनिक नल इसमें से नियमित भी नहीं हो सकता, सिर्फ हट ही सकता है। तो मैं तो जो जलदाय विभाग के अधिकारी उनकी अकर्मण्यता मानता हूँ कि उनको शिकायत करने के बाद भी उन्होंने आज तक इस ओर को ध्यान नहीं दिया। मेरी कल भी बात हुई है, उन्होंने 11 बजे तक का नाम लिया था, 11 बजे तक हम आकर के इन नलों को हटा देंगे। ये सारी महिलाएं मेरे घर पर कल गई थी। मैंने उस पोस्ट को भी सार्वजनिक रूप से फेसबुक पर डाला कि माताएं बहनें आइए, इनकी सिर्फ एक ही शिकायत है कि जो हम यहाँ पानी भरते थे अब वो पानी उस नल में से नहीं आता है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि यहाँ से 3 लोगों ने, जैसा मुझे बताया है, अब तो कटेगा हटेगा जब पता लगा कितने ले रखा है, लेकिन 3 लोगों ने यहाँ से नल अपने घर में ले जा रखा है, मोटर चला करके उस सारे पानी को खींच लेते हैं। ये सारे लोग भटकते रहते हैं पानी, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी नहीं है, पानी है जो खारा है। और ये टेल एंड है, यानी कि जो हमारी टंकी बनी हुई सप्लाई की वो इतनी दूर है और इतनी ऊंचाई पर है कि हम पानी यहाँ जलदाय विभाग नहीं पहुँचा पा रहा है। अब सिर्फ यही एक माध्यम था जिसके जरिए पानी पी सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी, सरकार के सख्त निर्देश होने के बाद भी अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सारी महिलाओं ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ पर आया हूँ, अब उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके ऑफिस में जाकर के वहाँ पर बात करेंगे। नाबार्ड और सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अलवर के संयुक्त तत्वाधान में होटल सर्व पिलास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चला। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं प्रदर्शनी में भाग लेने वाली महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और हर क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अलग पहचान बनाई है उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी महिलाओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। नाबार्ड के प्रदीप चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण सहित दूर दराज की महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड का उद्देश्य है कि जो महिलाएं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर उत्पाद बना रही हैं, ऐसी महिलाओं को कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित किया जाए। इस कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार,
जिसके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो कि निरंतर सन 1982 से ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रहा है, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नाबार्ड की जो सोच है वो यही है कि ग्रामीण स्तर पे जो नाबार्ड ने काम किए हैं महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उसी संदर्भ में हमने एसएचजी मूवमेंट जो नाबार्ड ने स्टार्ट किया था, तो एसएचजी की हमारी वो महिलाएं जो बहनों जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पूरे अलवर के हर क्षेत्र से बुलाया गया है। लगभग 500 महिलाओं को हमने बुलाया है और हमने कोशिश की है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उद्यम स्थापना की है, उनको यहाँ बुला के फेलिसिटेट किया जाए, सम्मानित किया जाए और उनके माध्यम से मैसेज सब महिलाओं तक पहुँचे कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, उद्यम बने, अपने घर में, अपने समाज में अपना नाम ऊपर करें और सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, किसी और पे निर्भर ना रहें और एक अच्छा मैसेज कन्वे कराएं। तो इस संदर्भ में हमने सभी हमारी जो महिलाएं हैं एसएचजीज की, एफपीओज की, उनके यहाँ पे लगभग 40 स्टॉल लगवाए हैं ताकि अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर पाएँ और बाकी सभी महिलाओं को भी प्रेरित कर सकें। कहाँ से महिलाएं आई? ये पूरे अलवर में हर क्षेत्र से आई हैं, हर ब्लॉक से हमने कोशिश की है उनको कवर करने के लिए और हर ब्लॉक से उनको बुलाने की। जब एसएचजीज को हो, एफपीओज की हो, सबको बुलाया गया है। उधर युवा जागृति मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की पिंकी सैनी ने बताया कि उनके द्वारा हर्बल गुलाल बनाया जाता है जो कि केमिकल मुक्त है, जिसे लगाने से त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है। इस गुलाल को अनेक वनस्पतियों से तैयार किया जाता है। पिछली बार होली पर उनके द्वारा 6 लाख का गुलाल बेचा गया था, जिसमें 3 लाख का मुनाफा हुआ। क्या नाम है? सर मेरा नाम पिंकी सैनी है। ये हर्बल गुलाल कहाँ बनाते हो आप? सर हमारे युवा जागृति मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है, उसमें 519 महिलाएं काम करती है, तो वहाँ पे हम हर्बल गुलाल बना रहे हैं। किस किस चीज़ से बनाते हैं? जैसे गेंदे के फूल पीले कलर के हैं उससे बना रहे हैं, जैसे पालक हुआ इससे बना रहे हैं, जिसमें अरारोट आता है जो मक्के को पीस के और अरारोट तैयार करते हैं, फिर उसमें ये पालक और ये जो गेंदे के फूल है इनमें मिक्सी में पीस के और फिर उसमें डालते हैं, फिर उसको मिला के और फिर सुखाते हैं, सुखा के फिर उसको मिक्सी में पीसते हैं, मिक्सी में पीस के चलनी से छान के फिर तैयार करते हैं। कितना कमा लेते हैं लगभग? सर हमें 3 साल हो गई ये काम करते हुए। हमें पिछली साल 6 लाख का वो हुआ था, 6 लाख का बेचा था, जिसमें 3 लाख हमारी सेल हुई थी, बचत हुई थी सॉरी, और 3 लाख हमारा खर्चा हुआ था। त्वचा को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं? नहीं सर, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे आंखों में जाए, बालों में, क्या चेहरे पे कहीं पे भी लगा लो, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई एलर्जी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल वगैरह मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं है सर। भिवाड़ी में पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद दत्ता द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के साथ टाइम बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा सके। पुलिस महानिरीक्षक के आगमन पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस गार्ड द्वारा डबल गार्ड की सलामी दी गई। हरियाणा के गढ़ी सवाई राम कस्बे के समीप झलाटाला बस स्टैंड के पास ईआरसीपी योजना से वंचित रहे रैणी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांधों को जोड़ने को लेकर गत 1 सप्ताह से किसान धरने पर बैठे हैं। ऐसे में किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों की महापंचायत खिलाड़ी पटेल की अध्यक्षता में हुई। दिन भर चली पंचायत के दौर में लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार दुष्यंत शर्मा और किसानों के बीच वार्ता विफल रही। महापंचायत में प्रदेश मंत्री भूपत सिंह बाल्याण ने नहर परियोजना से किसानों को होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों की आवाज प्रमुखता से उठाई, लेकिन प्रशासन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण किसानों ने अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मीनाक्षी मीणा, तहसील महामंत्री हरफूल मीणा ने बताया कि गत 12 फरवरी को कलेक्टर द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासन की पालना नहीं की गई। प्रशासन के झूठे वादे खिलाफी से आहत किसानों ने झलाटाला में धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रशासन की शिथिल कार्यशैली से परेशान किसानों ने आगामी 16 मार्च तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। किसान महिलाओं ने बताया कि महिलाएं घर का काम छोड़कर पानी की जुगत में दर दर भटकने को मजबूर रहती है। नहर परियोजना से छूटे विधानसभा क्षेत्र के बांधों की सरकार और प्रशासन सुध लेती है तो यहाँ महिला जगत को सुकून मिलेगा। अब किसानों की अगली महापंचायत 17 मार्च को युवा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में होगी, जिसमें महापंचायत के बाद पैदल मार्च करते हुए दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे जाम की चेतावनी दी गई है।
रैणी उपखंड क्षेत्र की गढ़ी सवाई राम कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कस्बे के भामाशाह राधेश्याम धाबाई द्वारा बनवाए नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर शिव परिवार, हनुमान जी, चौथ माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर ठाकुर जी को भोग लगाया गया। इस कार्यक्रम में गढ़ी सवाई राम ग्राम पंचायत सहित आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान डॉक्टर केसी मीणा, राजेश राठौड़, प्रहलाद मीणा, प्रमोद जैन, छोटेलाल मीणा, अशोक जैन, राजेंद्र सिंह, शंकर धाबाई, हनुमान गुजर, संजीव पटेल, राहुल धाबाई, विजया गुजर, राजेश नदेड़िया सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ क्षेत्रीय वन विभाग की टीम ने एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। यह कार्रवाई अलवर डीएफओ राजेंद्र हुड्डा के निर्देशन में की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी सीताराम मीणा ने बताया कि किशनगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ टीम द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर किशनगढ़ वन क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर और बाझोड़ के पहाड़ में टीम ने दबिश दी, जहाँ अवैध खनन करते हुए जेसीबी मिली। वन विभाग की टीम को देखकर जेसीबी चालक भागने लगा, जिसका टीम और आरएसी के जवानों ने पीछा किया। इस दौरान जेसीबी चालक जेसीबी को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने जेसीबी को लेकर वन विभाग आने लगी तो ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम की घेराबंदी कर जेसीबी जब्त करने का विरोध किया। ग्रामीणों से घिरा हुआ देखकर वन विभाग की टीम ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही किशनगढ़ डीएसपी सुरेश कुड़ी के नेतृत्व में खैरतल थाना पुलिस और किशनगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम और आरएसी के जवानों ने भीड़ को इधर उधर किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी मशीन को वन अधिनियम 1953 के तहत जब्त किया। मीणा ने बताया कि 6 मार्च को रावका विदरका गांव से एक पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था। वहीं 26 फरवरी को भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था। उन्होंने बताया कि आगे भी अलवर डीएफओ राजेंद्र हुड्डा के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की इस कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान किशनगढ़ रेंजर सीताराम मीणा, फॉरेस्टर बिल्लूराम गुजर, खैरतल वनपाल सूबेराम यादव, सहायक वनपाल डालचंद, गार्ड बाबूलाल यादव सहित आरएसी की टीम मौजूद रही। कल ऐसा था कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली हमारे को कि इस्माइलपुर बाझोड़ पहाड़ी पर अवैध खननकर्ताओं द्वारा जेसीबी मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। इस सूचना पर नाका प्रभारी इस्माइलपुर व स्टाफ और मैं स्वयं मौका स्थल पर पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ पे वनखंड रुंद इस्माइलपुर बाझोड़ पहाड़ी पर अवैध खननकर्ताओं द्वारा जेसीबी मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। जैसे ही हम उनके पास पहुंचते हैं तो जेसीबी को भगाने का प्रयास करते हैं, पर स्टाफ द्वारा उनको जेसीबी को रुकवा लिया जाता है और मौके से ड्राइवर फरार हो जाता है। मौके पर ही नाका प्रभारी इस्माइलपुर द्वारा जेसीबी के सीजर मार का चचका कर तहवील से काट लिया गया। इतने में वहाँ पे स्टाफ व जेसीबी को ग्रामीणों और महिलाओं द्वारा घेर लिया जाता है। तो तुरंत हमने इसकी सूचना डीवाईएसपी किशनगढ़ को जरी मोबाइल की दी और जाब्ता मांगा गया। तो तुरंत डीवाईएसपी साहब द्वारा एक्शन लेते हुए स्वयं मौका स्थल पर खैरतल थाना स्टाफ व किशनगढ़ थाना स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर बितर करते हुए। कितनी संख्या होगी भीड़ की? भीड़ की लगभग संख्या 100-125 की समथिंग थी। रात्रि में काफ़ी लोग थे और हाथों में पत्थर भी लिए हुए थे। तो पुलिस जाब्ते के साथ डीवाईएसपी साहब ने भीड़ को तितर बितर किया और दोनों थानों की पुलिस स्टाफ व वन विभाग स्टाफ जाब्ते के साथ जेसीबी मशीन को मौका स्थल से रेंज कार्यालय किशनगढ़ परिसर में खड़ा किया गया और राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ श्रीमान उपवन संरक्षक अलवर श्री राजेंद्र हुड्डा साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी रहेगी जब तक अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम नहीं लग जाए। थानागाजी कस्बे के दुहार चौगान में पत्नी और अपने 3 बच्चों की तकिए से गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी तेजपाल शर्मा को 2 दिन के पीसी रिमांड के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिका कपूर के समक्ष पेश किया। इस दौरान थानागाजी थानाधिकारी राजेश मीणा में जाब्ते मौजूद रहे। इसके बाद आरोपी तेजपाल को आगामी आदेशों तक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए।
शाजापुर हाईवे पर गूगल कोटा मोड़ के समीप 200 फीट रोड पर चाय के खोखे में शुक्रवार रात्रि को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। राहगीरों द्वारा दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद नीमराणा की जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य किया। फायर स्टेशन प्रभारी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि शाजापुर हाईवे पर चाय के खोखे में आग लग गई है। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं खोखा संचालक रविंद्र चौहान ने बताया कि खोखे में आग लगने से उसके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। खोखा जलने से उसे करीब 80 से 90 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। रात को 11:30 बजे लगी है। कितना क्या नुकसान हो गया? लगभग नुकसान होगा भाई 80-90 हज़ार का। अच्छा, तो क्या अंदेशा है कि भाई लगी है या लगाई गई है? भाई कोई मालूम नहीं पड़ा रात की कैसे लगी कैसे लगाई। तो किसी के ऊपर कुछ शक वगैरह है? कुछ शक तो कोई अब मैं तो रात को 10:15 बजे तो गया तो कोई शक तो है ही। नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। मैं 500-700 रुपये भी था मेरा, 1000-1200 रुपये भी बढ़ गया। रुपये भी थे, बैंक की कॉपी, आधार कार्ड, सब कुछ इसी में रखा था। घनी चीज़ थी इसके अंदर, फोटो फाटो बहुत चीज़ थी इसमें। गैस गास मसाला सब चीज़ बढ़ गया। उसका शौक बढ़ गया। कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक लो बचा है। फ्रीजर था वो फ्रीजर भी बढ़ गया। फ्रीजर में भर रखा सामान, नमकीन ये सही चीज़, बोतल पानी की पैसा भी सामान भी रखा था। मतलब एक्स्ट्रा बीड़ी माचा सिगरेट साकरेट सब चीज़। ये खोखा कहाँ स्थित है? कहाँ पे ये जगह, लोकेशन क्या है? ये है 200 फुट पौने के ऊपर 0 पॉइंट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बालाजी थाना पुलिस और बीएसएफ ने मेहंदीपुर बालाजी में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च एसएचओ गौरव प्रधान और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर रंजन रॉय के संयुक्त नेतृत्व में निकाला गया। यह फ्लैग मार्च मेहंदीपुर बालाजी, उदयपुरा, मीणा, सीमला, भालपुर, नांदरी, ठिकरिया, पाडली सहित दर्जनों गांवों से निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान जनता से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। वहीं व्यापारी और आम जनता को सुरक्षा और शांति का भरोसा दिया गया। इस दौरान फ्लैग मार्च में एएसआई मुकेश गुजर, दिलीप सिंह सहित पुलिस और बीएसएफ के जवान शामिल रहे। कठुमर विधायक रमेश खींची का खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 22 के पार्षद महावीर प्रसाद गौतम के नेतृत्व में साफा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर मौजूद भाजपा के पदाधिकारियों का भी स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद विधायक खींची ने वार्डवासियों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे हर वर्ग का बिना भेदभाव के विकास को लेकर कृत संकल्प हैं। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका के पार्षदों सहित भाजपा पदाधिकारी और सभी वार्डवासी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन वार्ड नंबर 22 के पार्षद महावीर प्रसाद गौतम ने किया। सोखरी गांव की रूंद में नियमित प्रशिक्षण एवं अभ्यास कर रही सेना की एक टुकड़ी आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। जवानों से प्रेरित आसपास के 50 युवाओं ने नियमित अभ्यास कर एक जवान के निर्देशन में अग्निवीर भर्ती का पूर्व प्रशिक्षण अभ्यास किया। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त की। सेवानिवृत्त अध्यापक भागचंद अवस्थी ने बताया कि गाँव के समीप सेना की एक टुकड़ी विगत 1 माह से कैंप किए हुए है, जिन्हें देखकर आसपास के युवकों के मन में सेना में भर्ती की उत्सुकता उत्पन्न हुई। ऐसे में अधिकारियों से निवेदन करने पर इच्छुक युवाओं को प्रतिदिन 3 घंटे नियमित दौड़, लंबी कूद, बीम, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि खिलाने के साथ शारीरिक परीक्षण कर क्लास लगाकर टेस्ट पास करने की प्रक्रिया को समझाया गया। साथ ही टेस्ट में आने वाले प्रश्नों को हल करने के तरीकों के बारे में बताया गया। युवाओं को प्रशिक्षण एवं अभ्यास प्रदान कर रहे जवान ने बताया कि कई युवा अग्निवीर बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। 20 से अधिक युवाओं ने इससे प्रेरित होकर अग्निवीर भर्ती का फॉर्म भी भरा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आजकल युवा मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से समय नष्ट करता हुआ अवांछित गतिविधियों में संलिप्त होता जा रहा है। ऐसे में जवानों से प्रेरणा प्राप्त कर अभ्यास करना निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। ग्रामीणों ने सेना के समस्त जवानों की प्रशंसा की। वहीं रिको की खाली पड़ी इस भूमि का पहली बार सदुपयोग होना बताया। रैणी उपखंड क्षेत्र के उकेरी बुढ़ा से अवैध खनन कर पत्थर परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। वनपाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि रैणी के उकेरी बुढ़ा में यह दूसरी कार्रवाई है। टीम शुक्रवार शाम को गश्त के दौरान उकेरी बुढ़ा क्षेत्र में पहुंची, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को गढ़ी सवाईराम में वन विभाग नाका पर खड़ा कर दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से अब क्षेत्र में अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई वनपाल सत्येंद्र सिंह, वन रक्षक हरीश कुमार तिवाड़ी, सुरेंद्र कुमार गुजर, रवि खटीक वन रक्षक और आरएसी स्टाफ द्वारा की गई।
बांसुर कस्बे में रामपुर गांव में चूहड़ स्थित महाराज के मंदिर में शुक्रवार शाम से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। ऐसे में महिला पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाकर मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश दिया गया। यहाँ दिल्ली, जयपुर सहित कई राज्यों से भक्त बाबा के मंदिर में अपने बच्चों के जात जडोले उतरवाने पहुंचे। मेले में भीड़ को देखते हुए मेला कमेटी की ओर से आने वाले वाहनों के लिए अलग से पार्किंग स्थल बनाया गया। चूहड़ स्थित महाराज के मेले से क्षेत्र में मेलों की शुरुआत हो चुकी है। बाबा की आसपास के गाँव में बड़ी मान्यता श्रद्धा है। आज सभी घरों में बाबा की जोत देखी जाती है और बाबा को चूरमे का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर नवविवाहित जोड़े बाबा के मंदिर में जात देकर सुखी जीवन की कामना करते हैं। बड़े बुजुर्गों के अनुसार सैकड़ों सालों से यह परंपरा चली आ रही है कि महाशिवरात्रि के दिन चूहड़ स्थित बाबा की कस्बे में सवारी निकाली जाती है। ग्रामीण बाबा की सवारी निकालने पर बाबा के दर्शन कर महाशिवरात्रि का व्रत खोलते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि के दूसरे दिन विशाल मेला बढ़ता है। मेले में बच्चों के खिलौने, महिलाओं के सामान और चाट पकौड़े की दुकानों पर जमकर खरीदारी की गई। वहीं प्रसिद्ध कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार विभाग की ओर से जिले के सभी ब्लॉकों में नारी शक्ति फिटनेस दौड़ प्रतियोगिता की जा रही है। वुमेन फिट तो इंडिया हिट थीम पर दौड़ का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वय ने बताया कि हर्ष टीटी कॉलेज गोविंदगढ़ में दौड़ का आयोजन किया गया। महिलाएं परिवार और समुदाय की बेहतरी के लिए जी जान लगा देती हैं, जबकि उनका बहुत छोटा अंश ही खुद की भलाई को प्राथमिकता देता है। महिलाओं में आत्म देखभाल, फिटनेस की आवश्यकता है। खुद के भविष्य को प्राथमिकता देने संबंधित जागरूकता लाने के लिए 500 मीटर की नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता के निर्देश पर महिलाओं को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। प्रथम स्थान पर पूजा, द्वितीय स्थान पर बबीता और तृतीय स्थान पर अबना रही। विजेता व प्रतिभागियों को माय भारत विभाग की ओर से टी शर्ट, कैप, कॉफी मग एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अनिल कुमार, प्राचार्य ज्योति शर्मा, सुरेश सैनी, परमजीत प्रहलाद शर्मा, संदीप सैनी, समय गुजर, रामधन, पारुल, पिंकी सहित दौड़ प्रतिभागी बालिकाएं मौजूद रही। आज युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्राप्त निर्देश अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फिटनेस रन का आयोजन किया गया। वुमेन फिट इंडिया हिट की थीम पर यह आयोजन किया गया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मनुमार्ग के पास जेंट्स होटल में एक युवक का शव बेड पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इसके बाद होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया। वहीं थाना पुलिस ने मृतक युवक के पास मिली आईडी से जानकारी जुटाकर उसके परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने बताया युवक की मौत कैसे हुई है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मृतक उमा शंकर ने जेंट्स होटल में किराए पर रूम लिया। सुबह होटल में काम करने वाले वेटर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला, जिसके बाद मौत होने की जानकारी मिली। वहीं फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच पड़ताल की गई। मृतक का नाम है उमा शंकर, पुत्र श्री सुभाष चंद्र, जाति जांगीड़, उम्र 30 साल, निवासी मुंडावर। कैसे आप सूचना मिली? कैसे? ये थाने से सूचना मिली थी कि होटल जैन रूम्स है जिसमें एक व्यक्ति जो कल शाम को आया था जिसका गेट नहीं खुल रहा है, बार बार घंटी बजाने के बाद भी गेट नहीं खुल रहा है। इस सूचना पर पहुंचे तो मेरे द्वारा व स्टाफ के द्वारा भी घंटी बजाई गई, खिड़की को खुलवाने के लिए काफी प्रयास किए लेकिन नहीं खुले। बाद में पैर से धक्का मारकर गेट को खोला, जिसको देखा तो मृत पाया गया। अलवर के शिवपुरा मोहल्ले में युवा सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देर शाम शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में बाबा की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। शिव बारात शहर के मुख्य बाजारों और मार्गों से होती हुई शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शिव बारात के दौरान डीजे पर बज रहे भक्ति के भजनों पर शिव बारातियों ने जमकर डांस किया। आयोजन में भूत का डांस, आग के करतब, शिव और माता पार्वती का वरमाला महोत्सव आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को ठंडाई और फल वितरित किए गए। आज महाशिवरात्रि का प्रोग्राम रखा है जिसमें भोलेनाथ की बारात निकाली थी। बाजारों से निकलकर वापस 30 पे आई थी। डीजे बैंड बाजों के साथ आई थी और यहाँ आने के बाद माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी की वरमाला उत्सव हुआ था। मोहल्ले वालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
गोविंदगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्र के L1 के नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आधारित आंकलन शिक्षण प्रशिक्षण कदम कॉलोनी के प्राइमरी विद्यालय में दिया गया। नवनियुक्त अध्यापकों को विद्यालय से संबंधित कार्यों के संबंध में और विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा नीति के आधार पर अध्ययन करवाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजना है उनका प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी नवनियुक्त शिक्षकों के मोबाइल भी प्रशिक्षण के दौरान बाहर रखवा दिए गए। शिविर प्रभारी नरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि गोविंदगढ़ ब्लॉक के विद्यालयों के 57 नवनियुक्त शिक्षकों को इस शिविर में KRP भीमराज चौधरी और मंडलेश्वर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिविर प्रभारी नरेंद्र कुमार गुप्ता, व्यवस्थापक सुंदर सिंह, गोपेश शर्मा सहित नवनियुक्त शिक्षक और ट्रेनर मौजूद रहे। ये जो जितने भी 2023 में नए टीचर नियुक्त हुए हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है SBA विद्यालय आधारित आकलन प्रशिक्षण। इसके अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में क्या क्या योजनाएं आपको लागू करनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। बानसूर के हरसोरा थाना अंतर्गत डांगीवास गांव में 26 फरवरी रात्रि को कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। इसके बाद घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हरसोरा थाना पर पहुंचे और गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। परिजनों को पुलिस की ओर से समझाइश का दौर चला। इस दौरान DSP सत्य प्रकाश मीणा ने परिजनों की मांग को लेकर आश्वासन दिया। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से कहा कि जांच हरसोरा थाना अधिकारी को दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके पश्चात ग्रामीण धरने से हटकर पोस्टमार्टम को तैयार हुए। मृतक के परिजनों ने पुलिस उपाधीक्षक से इस मामले को लेकर वार्ता की, जहाँ परिजनों ने मांग की कि हत्या के मामले की जाँच हरसोरा थाना अधिकारी को दी जाए। दोषी आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। थाने के ASI अमित कुमार और हेड कांस्टेबल धर्मपाल को थाने से हटाया जाए। इस दौरान DSP सत्य प्रकाश मीणा ने परिजनों की ज्यादातर मांगे मान ली है और उन्होंने आश्वासन भी दिया। परिजनों का ये कहना है कि हमने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें कुछ फैक्ट रह गए हमें, उसकी वजह से उनको हम कह नहीं पाए। हमने ये कहा कि जो भी आपकी क्वेरी है उसको हमारे सामने रखिए, हम उसे स्वीकार करेंगे। फिर उन्होंने एक रिटर्न में प्रार्थना पत्र दिया और दूसरा जांच चेंज करने के लिए कहा था। जो हमने SHO वर्तमान है उनको जांच चेंज कर दी है। सर और भी क्या डिमांड थी इनकी? जो हत्यारों की गिरफ्तारी की कितने दिन का समय मांगा है? समय हम जो हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और अभी पोस्टमार्टम होना है, उससे जो वास्तविक फैक्ट है वो सामने आएंगे, उसकी तुरंत बाद गिरफ्तारी की जाएगी। शादी के दौरान डाकुओं द्वारा दुल्हन के गहने लूटने की घटना फिल्मों में अक्सर देखने को मिल जाती है, मगर ऐसा ही वाकया और घटना आज के दौर में भी देखने को मिल जाए तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस घटना को लेकर पीड़ित ने खैरतल थाने में मामला दर्ज कराया है। खैरतल थाना अंतर्गत गांव मातोड़ निवासी शेर सिंह ने मामला दर्ज कराया कि 6 मार्च को उसकी पुत्री मोनिका का विवाह दिन में संपन्न हुआ था। वह रात 7 बजे अपनी पुत्री जमाई को विदा करने के लिए अपने घर के बाहर कार में बिठा रहा था। तभी मातोड़ गांव निवासी रिंकू और सुनील मेघवाल एक मोटरसाइकिल पर उसके घर के बाहर आए। इसके बाद सुनील ने उसकी पुत्री के गले से सोने की 1.25 तोले की चैन को जबरन खींच लिया और मौके से भाग गए। रात्रि के समय को देखते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इसके पश्चात भी दोनों आरोपियों ने उसकी पुत्री के गहनों को लूटने की नीयत से उनका 2-3 किलोमीटर तक पीछा किया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उनका पीछा करते हुए घर तक वापस आ गए, जिसको देखकर पीड़ित पक्ष ने आरोपी को पहचानते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह हड़बड़ाहट में अंधेरे का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल को मौके पर छोड़कर ही भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। खैरतल थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर किशनगढ़वास में एक बेंच का गठन किया गया। बेंच में अध्यक्ष जज अंकिता सिंघल के सदस्य तहसीलदार भंवर सिंह शेखावत और राजेश मिश्रा की बेंच गठित की गई। इस दौरान लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। किशनगढ़वास के घासोली गांव में मारपीट के एक प्रकरण का आपसी सहमति व राजीनामे के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षा अंकिता सिंघल ने बताया कि मारपीट के एक प्रकरण में किशनगढ़वास थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादिया शहरूना और मुलजिम शहबाज अहमद के प्रकरण में 6 मार्च को कोर्ट में चालान पेश किया था। प्रकरण में मुलजिम पक्ष के एडवोकेट सपात खान व पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट दिनेश सैनी ने दोनों पक्षों से समझाइश कर आपसी सहमति से दोनों पक्षों का राजीनामा अंकिता सिंघल की बेंच पर प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों का राजीनामा करवाया गया। इस दौरान तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़वास
सचिव हेमराज परेवा, पीएलवी सूरजभान कछावा, हेम सिंह परमार, पवन कुमार सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। किशनगढ़ बास के वरसिंहपुर रूंद गिदावड़ा में बीफ मंडी के मामले को लेकर मेवात की छवि देश भर में धूमिल हुई है। इसे लेकर शनिवार को मेव समाज अलवर के आह्वान पर किशनगढ़ बास के गांव मैदावास बागोड़ा की ईदगाह पर समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक निर्णय लेकर मेव समाज के लोगों और जिम्मेदारों को शपथ दिलाई गई कि वे इन निर्णयों और फैसलों पर वह सख्ती से पालना करेंगे और पाबंद रहेंगे। मेव समाज के लोगों ने महापंचायत में फैसला लिया कि अगर कोई गौकशी करता है तो उस व्यक्ति के साथ समाज और प्रशासन एवं कमेटी के सभी सदस्य मिलकर उसके खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके मकान को बुलडोजर से गिराया जाएगा। वहीं सूचना देने वालों को कमेटी 11,000 रुपये इनाम देगी। गलत सूचना देने वाले पर 21,000 रुपये का दंड होगा। इसके बाद समाज की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए। बागोड़ा सरपंच ममूल खान ने बताया कि अलवर जिला मेव पंचायत की ओर से गोकशी, गो तस्करी सहित भी प्रतिबंध लगाने को लेकर शनिवार को मैदावास वरसिंहपुर के ईदगाह परिसर में महापंचायत आयोजित की गई। इसमें जिले की किशनगढ़वास, तिजारा, रामगढ़ सहित अलवर ग्रामीण के सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं जिला मेव पंचायत के संरक्षक सेठ मोहम्मद ने बताया कि महापंचायत में गोकशी करने वाले लोगों का पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार करने जैसे कड़े निर्णय लिए गए। रूंद गिदावड़ा में बीफ मंडी मामला सामने आने के बाद समाज को नीचा देखना पड़ा है। महापंचायत में जिला मेव पंचायत की ओर से जिले में कहीं भी गोकशी व गो तस्करी में शामिल लोगों की सूचना देने वालों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस गोकशी, गो तस्करी की सूचना देने वाले व्यक्ति को मुखबिर के नाम से संबोधित करती है, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाने जाएंगे। महापंचायत में सरकार व प्रशासन से गोवंश के संरक्षण की मांगों पर चर्चा की जाएगी ताकि जिले में भविष्य में इस तरह की गोकशी घटना नहीं हो सके। करौली जिले के कर्णपुर में एक डॉक्टर के भरोसे क्षेत्र के लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। तुलसीराम महल ने बताया कि यहां 4 डॉक्टर, 7 कंपाउंडर, 4 ANM के पद रिक्त हैं। ग्रामीणों की मांग है कि यहां चिकित्सक लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू की जाए, नहीं तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने CMHO पर व्यवस्था बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। अब ना तो एक डॉक्टर साहब है, हाँ अकेला, हाँ जी। अब ये क्या MLC बनाती हैं कि क्या पेशेंट देखती हैं कि क्या, कोई डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ। तो आपकी एक कंपाउंडर साहब हैं। आपकी मांग क्या है? मांग हमारे डॉक्टर साहबन की मांग है। हमारे को डॉक्टर साहब चाहिए, महेश कुमार मीना जी या कोई भी, और कोई भी हमें, मतलब तुम्हारी मांग ये है कि हमें डॉक्टर चाहिए ताकि क्षेत्रीय व्यवस्था सुधर सके। एक डॉक्टर क्या करेगा? आप हरिमोहन जी यहाँ अब ये इंजेक्शन लगाते हैं कि बोतल लगाते हैं कि क्या करें। तिजारा कस्बे के नए थाना प्रभारी हनुमान यादव का सैनी समाज द्वारा समाज प्रधान कृष्ण सैनी के नेतृत्व में गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कस्बे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। थाना प्रभारी हनुमान यादव ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना और अपराधियों पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर कृष्ण सैनी, मंगतूराम सैनी, कैप्टन सोनाराम सैनी, इंद्र दहिया, नवल सैनी, जय सिंह सैनी, धर्म सैनी सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। अलवर में चूअट सिद्ध बाबा का मेला शनिवार को कुश्ती दंगल के साथ संपन्न हो गया। इस कुश्ती दंगल में देश भर से पहलवानों ने आकर जोर आजमाइश की। यह कुश्ती दंगल सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे समाप्त हुई। कुश्ती दंगल 100 रुपये से शुरू होकर 31,000 रुपये के अंतिम कामड़े की लड़ी गई। कुश्ती का अंतिम कामड़ा हरियाणा के संजय पहलवान ने जीता। संजय हिंद केसरी है। कुश्ती रेफरी मातादीन भाटी ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता शांतिपूर्वक कराई गई। यहां राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक से पहलवानों ने दंगल में भाग लिया है। जीते हुए पहलवान को उचित इनाम दिया गया। वहीं मेला कमेटी से जुड़े शाहपुर सरपंच प्रतिनिधि पूर्ण गुजर ने बताया कि काफी वर्षों से यह मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है, जहाँ सभी पहलवानों को जोर आजमाइश का मौका दिया जाता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता और जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता है। वहीं मेले में ग्रामीण और पुलिस प्रशासन की पूरी सहभागिता रही, जिससे मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को अलवर के ESIC मेडिकल कॉलेज में ESIC के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल में हमने भारत बदलते देखा है और मोदी के विकास की गारंटी को लेकर वे पूरी तरह अलवर का विकास करेंगे। आज रीजनल ऑफिस का शुरुआत की
जा रही है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या को देखते हुए इसकी काफ़ी महती आवश्यकता थी। नियोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अलवर में काफ़ी संख्या में एम्प्लॉयज़ कार्य करते हैं। ESIC कार्ड धारक 3,25,000 रहे हैं और 12,50,000 परिवार से इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए रीजनल कार्यालय बहुत ज़रूरी था। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए कहा कि ESIC मेडिकल सुविधा एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा के रूप में है और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुरक्षा का संस्थान माना गया है। उन्होंने कहा कि जब UPA सरकार में ESIC मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी तब भवन बन गया था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया। अब मोदी की सरकार आने के बाद इस पेंडिंग काम को पूरा किया गया। अब अलवर में औद्योगिक विकास भी होगा और पूरी तरह ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ पर उद्योग भी चलेंगे और सरिस्का में टाइगर भी चलेंगे। ऐसे में अलवर में विकास की काफ़ी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री के नेशनल ग्रीन मिशन को पूरी तरह लागू किया जाएगा। अलवर में प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ आधुनिक तकनीक का उपयोग कर प्रदूषण कम किया जाएगा, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और इस पर शीघ्र ही काम होगा। संभाग बनाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अलवर को संभाग बनाने की मांग आई है, इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जब अलवर जिलों के टुकड़े किए गए थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संभाग का दर्जा देने की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने अलवर को संभाग का दर्जा नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत मिले और उनको पत्र लिखा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब लोकसभा चुनाव के बाद बजट में अलवर जिले को संभाग के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे अलवर के विकास और उद्योग को गति मिलेगी। ज्यादातर उद्योगपति हमारे मौजूद हैं, अलवर शहर से जुड़े हुए हैं। इस अस्पताल में रहने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। हम सब लोग दिल्ली जाते रहते थे, दिल्ली जाते भी हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि दिल्ली से जब हम भिवाड़ी चढ़ते थे या अलवर से भिवाड़ी चढ़ते थे तो एक कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। सड़क में हमारा सीधा जुड़ाव नहीं था और हम या तो जाम में फंसते थे या गंदे पानी के अंदर परेशान होते थे। और मुझे ध्यान है हमारे तत्कालीन सांसद आदरणीय बालकनाथ जी, आदरणीय रामेश जी खुद मंच पर विराजमान है और मैं स्वयं विधायक के नाते आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के पास श्रम मंत्रालय के अंदर गए थे और हमने आपसे आग्रह किया था कि रोड कनेक्टिविटी के लिए हमें बहुत अच्छी सड़क की आवश्यकता है। तो आपने तुरंत आदरणीय नितिन गडकरी साहब से बात करी और हमको लेकर के आदरणीय गडकरी साहब के पास गए और मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके नेतृत्व में हम जब गडकरी साहब के पास गए उसी दिन 1100 करोड़। आज आपके बीच में मैं आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह खड़ा हूं। मुझसे अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं कि अलवर में क्या करेंगे। मैंने कहा मैं मोदी जी के विकास की गारंटी को अलवर में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का पूरा काम है। पिछले 10 सालों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है और ये जो ESIC का अस्पताल है ये UPA के राज में लंबे समय तक लटका रहा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई इस पे त्वरित गति से कार्य शुरू हुआ और अभी तो इसका विधिवत लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है और उसी का परिणाम है। नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अलवर का शपथ ग्रहण समारोह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के IMA हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, CMHO श्री राम शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी सहित 6 विधानसभा से आए नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने नई कार्यकारिणी को मंच से शपथ दिलाई। नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा ने बताया कि 28 जनवरी 2024 को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सियाराम मीणा को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब अस्पताल में मरीजों के हित को लेकर नर्सिंग कर्मचारी पूरी आत्मनिर्भरता से कार्य करेंगे और जिला अस्पताल की छवि को बनाकर रखेंगे। डॉक्टर के साथ तालमेल बैठाकर जिला अस्पताल में बने प्रत्येक वार्ड में भर्ती मरीजों की सेवा करना उनका पहला दायित्व है। इस अवसर पर सभी नर्सिंग कर्मचारियों ने एक साथ तालमेल बैठाकर काम करने का आह्वान किया। 28 जनवरी 2024 को हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के
लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग से जो चुनाव हुए थे उसमें मेरे को जिलाध्यक्ष के रूप में अलवर जिले के समस्त नर्सेज ने प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसके सानिध्य में हम लोगों ने अभी आज 9 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर माननीय मंत्री जी हमारे अलवर के श्री संजय शर्मा जी, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार और जिलाध्यक्ष भाजपा, महापौर अलवर और हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी और सभी लोग और समस्त जिले के नर्सेज और पदाधिकारीगण, नवगठित कार्यकारिणी सभी लोग एकत्रित हुए और सबने मिलकर शपथ ली। और शपथ लेने के बाद नर्सेज हित में अच्छे कामों के लिए आगे एक साथ मिलकर आह्वान किया चलने का। और प्रोग्राम में आप लोग सब आए, पत्रकार आगंतुकगण, और शपथ ग्रहण समारोह में हमारे 53 लोगों ने शपथ ली है कार्यकारिणी में और सभी ने मिलके अच्छे काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया है। मैनेजमेंट के तहत लगे हुए कुछ कर्मचारी हैं, कुछ सरकारी, अगर ये कुछ गलतियां करते हैं तो क्या रुख रहेगा? हमेशा कर्मचारियों को यही, मेरा तो कर्मचारियों से यही निवेदन है और यही आग्रह है, अगर मरीज हित में काम करें, अस्पताल की अच्छी छवि बना के रखें और डॉक्टर के साथ मिलकर सभी वार्डों में मरीजों की सेवा भाव रखें और अच्छे कार्य करते रहें, एक दूसरे को सहयोग करते रहें। अभी प्लेसमेंट के द्वारा कुछ जो पोस्ट पे अतिरिक्त लगाए हुए हैं, ज़्यादा लगाए हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई का तो नियमानुसार की जाएगी। जो भी पीएमओ साहब, प्रिंसिपल साहब, कलेक्टर साहब एमआरएस की मीटिंग में क्या निर्णय लेते हैं। हरसोली खैरतल सड़क मार्ग पर एक बाइक और पिकअप की आमने सामने हुई टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पाटन मेवान गांव निवासी दौलत राम ने खैरतल थाने में मामला दर्ज कराया कि वह और उसकी पत्नी आशा मोटरसाइकिल से केमिकल फैक्ट्री बावड़ में कार्य कर अपने गाँव आ रहे थे। जब वे भोजपुर स्कूल से आगे पहुंचे तो सामने से एक पिकअप के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। इस घटना में आशा का बायां पैर टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद घटना स्थल पर काफी लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उन्हें खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आशा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विराटनगर और मेड कस्बे सहित विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में ग्राम मेड के बस स्टैंड से फ्लैग मार्च प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस जवानों व बीएसएफ के जवानों ने पैदल मार्च किया। उन्होंने सभी से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की गई। थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के उद्देश्य से बीएसएफ के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश की पालना में और कानून व्यवस्था कायम बनी रहे, इस कारण ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च अपने हल्का विराटनगर क्षेत्र में निकाला जा रहा है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।